हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री, जिसमें यात्रियों की नज़रिए मतलब भारत के बारे में यात्रियों की नज़रिया क्या क्या रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। अलबरूनी अलबरूनी से शुरुआत करते हैं तथा किताब उल हिंद। अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। एक क्वेश्चन पूछता है कि किताब उल हिंद ने किसने लिखा था, तो अलबरूनी ने। अब पढ़ेंगे ख्वारिज्म से पंजाब तक। फिर यहाँ आता है अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। अलबरूनी का जन्म कब? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज्म जो था शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अलबरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। उस टाइम जो था ख्वारिज्म शिक्षा का सबसे बढ़िया व्यवस्था ख्वारिज्म में था, इसलिए अलबरूनी ने वहाँ की शिक्षा प्राप्त किया था। वह कई भाषाई का ज्ञाता था, जिसमें से सीरिया, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिक के कार्यों से पूरी तरह से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अलबरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में कब? 973 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछेगा कि ख्वारिज्म जो था उस समय के शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और अलबरूनी ने उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध की थी। कहाँ की? तो ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान की। और वह जो था बहुत से भाषाओं का जानकार था, लेकिन यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। ये क्वेश्चन आने का संभावना बनता है कि अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। फिर 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अच्छा, 1017 ईस्वी में कौन सा सुल्तान महमूद ने कई विद्वानों और कवियों को अपनी राजधानी कहाँ ले गया? तो राजधानी गजनी ले गया, जो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और इसमें अलबरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक अपनी बाकी जीवन यहीं व्यतीत किया। अलबरूनी का जन्म ख्वारिज्म के उज्बेकिस्तान में 973 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1017 ईस्वी में महमूद मोहम्मद सुल्तान मुहम्मद ने अपनी राजधानी में कई विद्वान एवं कवियों को लाया। उसमें अलबरूनी भी किया था, एक था, और 70 वर्ष की अवस्था तक यहीं रहा। धीरे धीरे इसको पसंद आने लगा। गुलामी में आया था, लेकिन धीरे धीरे पसंद आने लगा। गजनी में ही अलबरूनी भारत के प्रति रुचि विकसित हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि अलबरूनी को भारत के प्रति रुचि कहाँ विकसित हुई थी? तो गजनी में हुई थी। यह कोई असमान बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी में ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। 8वीं शताब्दी में संस्कृत में रचित जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी था कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी शताब्दी में संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था? तो कौन? 8वीं शताब्दी में। पंजाब के गजनबी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों
में हुए संपर्क ने आपसी विश्वास और समझ वातावरण बनाने में मदद किया। फिर आता है कि अल-बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि उनका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब से और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। पिछले लेखन के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत जो था किस भाषा में था, तो अरबी भाषा में था। फिर ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों के अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कवियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया था। पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ को अरबी में अनुवाद किया था, एक क्वेश्चन आ सकता है, तो किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों को संस्कृत में अनुवाद किया। फिर 1500 से पहले भारत में अल-बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत के बाहर कई लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। अब किताब-उल-हिंद के बारे में आते हैं। अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृति किताब-उल-हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। अरबी की यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किताब-उल-हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया, नए ट्रेंड में पूछेगा तो किस भाषा में लिखा गया? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं और सामाजिक माप विधियों, मूर्ति कला, कानून, माप विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। क्वेश्चन पूछेगा कि किताब-उल-हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। समानता हालांकि हमेशा नहीं। अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, अंत अन्य समान संस्कृतियों की तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता और पूर्णमयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। फिर है अल-बरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली और प्राकृत के अरबी भाषाओं में अनुवाद रूपांतरण से परिचित था। इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियों भी शामिल था। पहले लेखन सामग्री शैली के विषय में दृष्टिकोण अचलात्मक और निश्चित रूप से उसमें सुधार करना चाहता था। आते हिंदू। हिंदू शब्द लगभग 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा के पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है। हिंदू शब्द जो है कब प्रयुक्त हुआ था? तो लगभग 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला प्राचीन जो है फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए से निकला था। अरबी लोगों ने फारसी भाषा को जारी रखा और इस क्षेत्र में अल-हिंद, यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को
हिंद कहा और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा हिंदवी का नाम दिया। अब आते हैं इब्न बतूता, रेहला। इब्न बतूता 2 नंबर, पहला में अलबरूनी पढ़ लिए, किताबुल हिंद। अब पढ़ेंगे क्या, तो इब्न बतूता रेहला, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहते हैं। रेहला इब्न बतूता अरबी भाषा में एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसे क्या कहा गया, रेहला कहा गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को की इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में से एक हुआ था, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया की अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन पूछेगा कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है, तो रेहला की रचना की है अरबी भाषा में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था, तो मोरक्को के तंजीर में सबसे सम्मानित परिवार में हुआ था, जो इस्लाम कानून और शरिया के लिए प्रयुक्त था। और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य और शस्त्रारूढ़ हासिल किया। फिर अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों को विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना। यात्रा करने का बहुत शौक था और नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं, शरिया, इराक, फारस, यमन और ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। कब, 1332-33 में इन्होंने भारत आने से पहले कहाँ हुआ, मक्का की तीर्थ यात्रा, सीरिया, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका चुका था। यहाँ से आया कि इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था, तो 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। कहाँ, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा और उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना और कला साहित्य का एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त करते बतूता मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली प्रस्थान किया। क्वेश्चन पूछेगा कि इब्न बतूता किस रास्ते से दिल्ली को प्रस्थान किया, तो मुल्तान और कच्छ है शायद, उच्च लिख दिया इसमें। सुल्तान उसकी वीरता से प्रभावित होकर दिल्ली के काजी न्यायाधीश नियुक्त किया और इस पद के कई वर्षों तक रहा। फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया। बाद में सुल्तान और उसके बीच गलतफहमी दूर करने का उसने राजकीय सेवा पुनर्स्थापित किया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के एक दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। अपनी नई नियुक्ति के साथ ही इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा और मालाबार में हुआ मालदीव गया, जहां 18 महीने काजी के पद पर रहा और अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में फिर एक बार मालाबार तट और मालदीव गया। चीन जाने के रास्ते में दोबारा शुरू होने से पहले वह बंगाल, असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा में एक अन्य जहाज चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो आज
कावांझू के नाम से जाना जाता है। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 ईस्वी में वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वीरता की तुलना में मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस चलकर चीन भारत की यात्रा की थी, यात्रा वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने अपने नवीन संस्कृतीय लोगों, स्थानों, मान्यताओं के विषय में अपने अधिमत समझानी कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें ध्यान रखना होगा कि विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था और आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन था। दिल्ली की यात्रा 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 और जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिनों में तय कर सकती है। यात्रा करना अधिक अरुचित था। इब्न बतूता कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले हैं, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। इससे राजमार्ग लुटेरों नहीं रोका जा सकता। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान कारवां पर आक्रमण हुआ और उससे कई साथी यात्रियों की जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, इब्न बतूता भी शामिल थे, बुरी तरह से घायल हो गए। अब आते हैं फ्रांसवा बर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक। 3 नंबर में फ्रांसवा बर्नियर के बारे में लगभग 1500 ईस्वी कब 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं के विषय में यात्रा वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जोसुइट रवाटो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में भी अनुवादित किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक के नाम में एक दुर्दातो बारबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत और समाज का एक विस्तृत विवरण। कालांतर में 1600 ईस्वी में भारत में आने वाले डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें से एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जौहरी जौ बेप्टिस्ट तैबनियर था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। कौन? फ्रांसीसी बेप्टिस्ट तैबनियर, जो था कितनी बार? तो 6 बार भारत की यात्रा की। यह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसमें से भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। कौन? तैबनियर, फ्रांसिस बेबिस्टा तर्नियर ने भारत की तुलना ईरान और कहाँ से किया था? तो ओटोमान साम्राज्य से की थी। इनमें से कई इतरी जैसे इतालवी चिकित्सा मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। कौन? इतालवी चिकित्सा मानुकी भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सा, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। कई लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। 1656 में से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले रहा सम्राट शाहजहां के जेठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार में एक आर्मीनिया अमीर दशानिंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में था। बर्नियर
ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह समानता भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने प्रमुख कृतियों को फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया था। अपनी जो प्रमुख कृति जो लिखा था कि फ्रांसवा बर्नियर, उसने फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया था। उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों के पन्नों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने अपने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। भारत की स्थिति है जो है यूरोप की विकास की तुलना में दयनीय बताया, मतलब कि भारत का जो विकास हुआ था यूरोप की तुलना में कम हुआ था। उसके कार्य प्रकाशित हुए बर्नियर की वीरता अत्यधिक प्रसिद्ध है। भारतीय पोशाक में बर्नियर का चित्र। बर्नियर के कार्य फ्रांस 1670-71 में प्रकाशित हुए। कहाँ? फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेज, डच, जर्मन और इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 1670 से 1725 के बीच उसका यात्रा वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था और 1684 में यह 3 बार अंग्रेजी में पूर्ण मुद्रित हुआ था। अरबी और फारसी वृत्तांतों में जिनका प्रसार हस्तलिपियों के होता था, जो 1800 से पहले समानता प्रकाशित नहीं हुए थे, पूर्णतः विपरीत था। कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े। 10वीं-11वीं शताब्दियां में 973 से 1048 किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक अबू रेहान अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से। 13वीं शताब्दी 1254 से 1323 मार्को पोलो इटली। 14वीं शताब्दी 1304 से 77 इब्न बतूता मोरक्को। 15वीं शताब्दी 1413 से 82 अब अल-रज्जाक कमल उल दीन इसहाक समरकंद से। 1466 से 72 भारत में अफनासी निकितीन। 15वीं शताब्दी